हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी टॉपिक लेकर आया हूँ जो हर एक इंसान के लिए सीखना ज़रूरी है। और वो टॉपिक है स्नेक बाइट मैनेजमेंट। आपको यह जानकर शायद थोड़ा सरप्राइज हो, लेकिन इंडिया में हर साल 50,000 से ज़्यादा स्नेक बाइट का शिकार होते हैं। यह एक अलार्मिंग फिगर है और यह ज़रूरी है कि हम सब इसके बारे में अच्छे से समझ रखें। आज हम सीखेंगे कि किसी को स्नेक बाइट हो तो उसे किस तरह से हैंडल किया जाए, कौन सा स्नेक स्पीसीज ज़्यादा डेंजरस होता है और किस तरह से हमें उसे प्रिवेंशन करना चाहिए। स्नेक बाइट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है अगर सही वक्त पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। स्नेक वेनम का हर एक स्नेक के अंदर अलग इफेक्ट होता है और अगर यह प्रॉपर ट्रीटमेंट से मिस हो जाए तो यह काफी डेंजरस हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको स्नेक बाइट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ जो आपको अपनी लाइफ और अपने आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए जानना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए ताकि सभी को जरूरी जानकारी का फायदा हो सके। दोस्तों, दुनिया में लगभग 3000 स्नेक स्पीसीज है और उनमें से सिर्फ 600 स्पीसीज वेनमस है। यह नंबर काफी ज्यादा लगता है, लेकिन इन सब स्पीसीज में से कुछ ऐसे हैं जो ह्यूमंस के लिए डेंजरस हो सकती है। यह स्पीसीज अपना वेनम अपने प्रे को मारने और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इन स्पीसीज का वेनम बहुत पोटेंट हो सकता है और अगर ह्यूमन बॉडी में यह एंटर हो जाए तो यह बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। यह जो वेनम होता है वो स्नेक स्पीसीज और उसका एज, उसका इन्वायरमेंट कंडीशन पर डिपेंड करता है। जहाँ तक इंडिया की बात है, यहाँ पर लगभग 300 स्पीसीज पाए जाते हैं। इनमें से कुछ 60 स्पीसीज है जो वेनमस है। अब यह जरूरी है कि यह समझना कि हर स्नेक का वेनम अलग होता है और उनका इफेक्ट भी अलग होता है। फॉर एग्जांपल, कोबरा वेनम न्यूरोटॉक्सिक होता है जो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जबकि रसल वाइपर का वेनम हीमोटॉक्सिक होता है जो ब्लड को इफेक्ट करता है। यह सब वेरिएशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब स्नेक बाइट होता है तो हमें यह समझना पड़ता है कि कौन सा वेनम पेशेंट को इफेक्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से स्पीसीज इंडिया में सबसे ज्यादा डेंजरस है और कहाँ ये स्पीसीज ज्यादा पाए जाते हैं। इंडिया में काफी डिफरेंट टाइप ऑफ स्नेक स्पीसीज पाए जाते हैं और उनमें से कुछ ऐसे स्पीसीज है जो काफी वेनमस है। यह स्पीसीज हमारे देश में काफी कॉमन है और उनका प्रेजेंस रूरल और अर्बन एरिया में दोनों ही हो सकता है। इंडिया में जो वेनमस स्नेक सबसे ज्यादा डेंजरस है उन्हें हम बिग फोर कहते हैं और यह है इंडियन कोबरा। यह हाईली वेनमस स्नेक है जो इंडिया में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोबरा का वेनम न्यूरोटॉक्सिक होता है जो नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। कोबरा का बाइट अगर टाइमली ट्रीट ना हो तो पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है और अगर सीवियर हो तो डेथ हो सकती है। यह स्नेक अपने कैरेक्टरिस्टिक वुड के लिए जाना जाता है जो एक वार्निंग साइन होता है। अगर आपको यह कोबरा का बाइट लगता है तो उसका वेनम बहुत जल्दी नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करना चालू कर देता है और यह सिम्टम्स डिजीनेस, ब्लड विजन और रिस्पिरेटरी फेल्योर तक भी जा सकता है। रसल वाइपर, यह स्नेक भी काफी डेडली है। रसल वाइपर का वेनम हीमोटॉक्सिक होता है जो ब्लड क्लॉटिंग को डिस्टर्ब करता है। इसके बाइट के बाद अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट ना मिले तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट के ऑर्गन को डैमेज हो सकता है। अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो ह्यूमरेज या ऑर्गन फेलियर हो सकता है। यह स्पीसीज मोस्टली एग्रीकल्चरल लैंड्स, फार्म्स और फॉरेस्टेड एरिया में मिलती है। सॉस स्केल्ड वाइपर, यह स्नेक मेनली ड्राई और एरिड एरिया में पाया जाता है। सॉस स्केल्ड वाइपर का वेनम साइटोटॉक्सिक होता है जो लोकल टिश्यू को डैमेज करता है और स्वेलिंग या नेक्रोसिस हो सकता है। यह स्नेक काफी एग्रेसिव होता है और इसका अटैक अनएक्सपेक्टेड होता है। सॉस स्केल्ड वाइपर का बाइट काफी पेनफुल होता है और अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो सीरियस लोकल टिश्यू डैमेज हो सकता है। यह थे इंडिया में सबसे डेंजरस और वेनमस स्नेक, लेकिन उनके अलावा और भी स्नेक है जैसे किंग कोबरा और पिट वाइपर जो स्पेसिफिकली डेंस फॉरेस्ट या सेक्लूडेड एरिया में मिलते हैं। इन स्नेक का वेनम बहुत पावरफुल होता है और इनका ट्रीटमेंट टाइम सेंसिटिव होता है।
अब हम बात करेंगे कि वेनमस और नॉन वेनमस स्नेक को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। यह काफी इम्पोर्टेंट स्किल है, खासकर अगर आप रूरल एरिया में रहते हो या किसी ऐसे प्लेस पर हो जहां स्नेक का रिस्क हो सकता है। स्नेक बाइट को हैंडल करने के लिए यह जानना जरूरी है कि स्नेक वेनमस है या नहीं। यह कुछ की फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। हेड शेप। वेनमस स्नेक का हेड टाइपिकली ब्रॉड और ट्रायंगुलर शेप का होता है। यह स्नेक अपने आप को थ्रेड फील करने पर यह शेप बनाता है। नॉन वेनमस स्नेक का हेड यूजुअली स्लेंडर और पॉइंटेड होता है। यह आपको पहचानने में मदद करेगा। प्यूपिल शेप। वेनमस स्नेक का प्यूपिल एलिप्टिकल या कैट आई शेप का होता है, जबकि नॉन वेनमस स्नेक का प्यूपिल राउंड होते हैं। यह एक इजी और क्विक आइडेंटिफिकेशन मेथड है। टेल शेप। वेनमस स्नेक का टेल जनरली ब्लंट और थिक होता है, जबकि नॉन वेनमस स्नेक का टेल पॉइंटेड और स्लेंडर होता है। यह भी एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। कलर पैटर्न्स। वेनम स्नेक में ब्राइट और कॉन्ट्रास्टिंग कलर होती है, जैसे ब्लैक, रेड और येलो रिंग, जो एक वार्निंग मैकेनिज्म होती है। नॉन वेनमस स्नेक का कलर जनरली मोर म्यूटेड और अर्दी टोन में होता है। बिहेवियर। वेनमस स्नेक्स स्पेशली कोबरा और वाइपर जब फील करते हैं कि उन्हें थ्रेट हो सकता है, तो वो अपना हुड या हेड एक्सपांड करते हैं और अटैक करने की ट्राई करते हैं। नॉन वेनमस स्नेक मोस्टली ऐसी सिचुएशन में ह्यूमन से दूर भागते हैं। अगर आपको कभी स्नेक दिखे तो सबसे पहले आपको उसका डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। स्नेक के वेनम को मेन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। यह कैटेगरीज काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर वेनम का इम्पैक्ट अलग होता है और उसके ट्रीटमेंट का अप्रोच भी के टाइप के हिसाब से वैरी करता है। चले इन 4 टाइप को डिटेल में समझते हैं। न्यूरोटॉक्सिक वेनम। न्यूरोटॉक्सिक वेनम का डायरेक्ट इफेक्ट नर्वस सिस्टम पर होता है। यह वेनम आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करता है, जो मसल पैरालिसिस और रिस्पिरेटरी फेल्योर तक जा सकता है। इस टाइप के वेनम में सबसे ज्यादा डेंजरस स्नेक्स है, जैसे इंडियन कोबरा, क्रेद और किंग कोबरा। जब यह वेनम बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले पेशेंट को डबल विजन, ड्रूपिंग आईलिड्स और डिफिकल्टी स्वेलविंग का एक्सपीरियंस होता है। जैसे जैसे वेनम स्प्रेड होता है, सिम्टम वर्स होते हैं और ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। अगर टाइम पर एंटीवेनम और सपोर्ट केयर ना मिले तो यह रिस्पिरेटरी अरेस्ट का कारण बन सकता है, जो लाइफ थ्रेटनिंग है। इसलिए न्यूरोटॉक्सिक बाइट में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इमीडिएट वेंटिलेटर सपोर्ट और टाइमली एंटीवेनम एडमिनिस्ट्रेशन। हीमोटॉक्सिक वेनम। हीमोटॉक्सिक वेनम का प्राइमरी इफेक्ट ब्लड और ब्लड वेजल्स पर होता है। यह वेनम ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करता है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और अगर ब्लीडिंग अनकंट्रोल हो जाए तो ऑर्गन फेलियर हो सकता है। सबसे कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस वेनम इज द रसल वाइपर और पिट वाइपर। रसल वाइपर का वेनम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को डिस्ट्रॉय करता है और इसके बाइट के बाद पेशेंट को सीवियर ब्रूजिंग, ब्लीडिंग गम्स, ब्लड इन यूरिया और नोज ब्लीड्स देखे जाते हैं। अगर अनट्रीटेड रहे तो ब्लीडिंग की वजह से शॉक और ऑर्गन फेलियर हो सकता है। यह वेनम काफी डेंजरस हो सकता है और इसके लिए एंटीवेनम का प्रॉम्प्ट यूज इसेंशियल होता है। साइटोटॉक्सिक वेनम। साइटोटॉक्सिक वेनम का इफेक्ट डायरेक्टली टिश्यू और सेल्स पर होता है। यह वेनम टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और सबसे कॉमन सिम्टम स्वेलिंग, पेन और नेक्रोसिस होते हैं। यह वेनम स्पेशल सॉस्केल्ड वाइपर में होता है। सॉस्केल्ड वाइपर का बाइट सीवियर पेन और स्वेलिंग प्रोड्यूस करता है, जो अगर अनट्रीटेड रहे तो नेक्रोसिस का कारण बन सकता है। टिश्यू डेथ होने पर स्किन पील ऑफ हो सकती है और यह इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ा देता है। अगर सीवियर केस हो तो डॉक्टर को डिब्राइमेंट या फिर एम्पुटेशन भी सोचना पड़ सकता है। कार्डियोटॉक्सिक वेनम। कार्डियोटॉक्सिक वेनम का इम्पैक्ट हार्ट मसल्स पर होता है। यह वेनम हार्ट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है और इर्रेगुलर हार्ट और हार्ट फेल्योर का कारण बन सकता है। यह वेनम प्राइमरीली किंग कोबरा में होता है। किंग कोबरा का वेनम हार्ट और ब्लड वेजल्स को टारगेट करता है और इसके सिम्टम्स में डिजीनेस, चेस्ट पेन, इर्रेगुलर हार्ट बीट और वीक पल्स इंक्लूड होते हैं। अगर प्रॉपर मेडिकल इंटरवेंशन ना हो तो
कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। किंग कोबरा के बाइट को इमीडिएट मेडिकल केयर की जरूरत होती है, जिसमें कार्डियक मॉनिटरिंग और एंटीवेनम की जरूरत होती है। हर टाइप के वेनम का अपना ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट होता है, इसलिए जब भी स्नेक बाइट हो तो हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि किस टाइप का वेनम पेशेंट को इफेक्ट कर रहा है। यह इंफॉर्मेशन डॉक्टर को टाइमली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में मदद करती है। जब किसी को सांप का काट लगता है तो तुरंत उसका असेसमेंट और सही एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है, ताकि बाइट की सीवियरिटी और सांप का टाइप समझ सके। सबसे पहले आपको काम रहना होगा। पैनिक करने से सिचुएशन और वर्स हो सकती है और वेनम भी जल्दी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। यह स्टेप फॉलो करें। इनिशियल असेसमेंट। सबसे पहले विक्टिम की कंडीशन ऑब्जर्व करें। उसे पूछे कि कैसे इंसिडेंस हुआ, क्या सांप उन्होंने देखा था या बस उनको काट लग गया था। इसे आपको सांप के स्पीसीज का आइडिया मिल सकता है। अगर सांप अभी भी आसपास है तो इसे आपको सांप के स्पीसीज का आइडिया मिल सकता है। अगर सांप आसपास है तो उसे पास मत जाइए, क्योंकि वो अभी भी डेंजरस हो सकता है। असेसिंग द बाइट साइट। बाइट एरिया को ध्यान से देखिए। सांप के काट के मार्क जनरली पंक्चर्ड मार्क होते हैं, पर यह वुंड स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादातर वेनमस सांप 2 डिस्टिंक्ट पंक्चर वुंड छोड़ते हैं, जो उनके फैंग से होते हैं, लेकिन उनका डिस्टेंस स्पीसीज के हिसाब से वेरी करता है। नॉन वेनमस सांप के बाइट मार्क जनरली कम विजिबल होते हैं और उतनी गहराई में नहीं होते। बाइट की लोकेशन भी जरूरी है। लिम्ब पे बाइट ज्यादा कॉमन होता है और उनका ट्रीटमेंट आसान होता है, लेकिन टॉर्सो या नेक पे बाइट ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वहाँ एयरवे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। असेसिंग सिम्टम्स। बाइट के बाद विक्टिम के सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट साइंस है। पेन एंड स्वेलिंग। बाइट के आसपास तेजी से स्वेलिंग होना और सीवियर पेन होना वेनमस इंजेक्शन का कॉमन साइन है। स्वेलिंग का साइज बढ़ सकता है और एरिया रेड और हॉट हो सकता है। वाइटल साइंस। वाइटल साइंस को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। पल्स, ब्लड प्रेशर और रिस्पिरेटरी रेट। अगर विक्टिम में शॉक के साइन है, जैसे वीक पल्स, लो ब्लड प्रेशर या रैपिड ब्रीदिंग, तो इसका मतलब है कि एनवेनेमेशन सीरियस हो सकता है। रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी, वीजिंग या अल्टर कॉन्शियसनेस न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन हो सकते हैं, जो न्यूरोटॉक्सिक वेनम से होता है। कॉन्शियसनेस लेवल को भी मॉनिटर करें। अगर विक्टिम का कॉन्शियसनेस गिर रहा है तो वो सीरियस न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज या शॉक हो सकता है। ब्लड टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट बहुत यूजफुल हो सकते हैं वेनम के नेचर को समझने के लिए। कोएगुलेशन स्टडी से क्लॉटिंग प्रॉब्लम चेक की जाती है। हीमोटॉक्सिक वेनम के केस में ब्लड गैसेस और रीनल फंक्शन टेस्ट किडनी फंक्शन को असेस करते हैं, क्योंकि सीवियर एनवेनेमेशन से रीनल फेलियर हो सकता है। न्यूरोटॉक्सिक वेनम के केस में रिस्पिरेटरी फंक्शन मॉनिटर करने के लिए आर्टेरियल ब्लड गैसेस और पल्स ऑक्सीमीटर का यूज किया जाता है। अगर सांप का स्पीसीज आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो यह लैब रिजल्ट ट्रीटमेंट को गाइड करते हैं। जब बाइट की सीवियरिटी असेस हो जाए तो अगला स्टेप है स्नेक बाइट को मैनेज करना, ताकि वेनम के हार्मफुल इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके और विक्टिम की लाइफ बची रहे। यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है स्नेक बाइट का मैनेजमेंट। फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट। फर्स्ट रिस्पांस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह विक्टिम की सर्वाइवल और रिकवरी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। स्टे काम एंड कॉल फॉर हेल्प। विक्टिम को काम रखना बहुत जरूरी है। पैनिक करने से वेनम बॉडी में जल्दी स्प्रेड होता है। इमरजेंसी सर्विस को कॉल करें या विक्टिम को जल्दी से नियरेस्ट मेडिकल फैकल्टी तक ले जाइए। इमोबिलाइजेशन ऑफ बाइट साइट। अफेक्टेड लिम्ब को इमोबिलाइज करें, जैसे स्प्लिंट या बैंडेज का यूज करके। उसे बिल्कुल स्टिल रखना जरूरी है, ताकि वेनम बॉडी में जल्दी स्प्रेड ना हो। लिम्ब को हार्ट के लेवल पे रखना चाहिए, जिससे वेनम का स्प्रेड स्लो हो सके। डू नॉट ट्राई टू सक आउट द वेनम। कभी भी वुंड को कट करने या वेनम को सक करने की कोशिश ना करें और ना ही टॉर्निकेट लगाएं। यह मेथड
मोर हार्म करते हैं और विक्टिम की कंडीशन को वर्स बना सकते हैं। डू नॉट अप्लाई आइस। आइस अप्लाई करना गलत है क्योंकि सर्कुलेशन को इम्पेयर करने से टिश्यू डैमेज हो सकता है। ऊन को कट करना या इंसाइज देना भी अवॉइड करें क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो सकता है। स्टे काम विद द विक्टिम। विक्टिम को स्टिल और काम रखने की कोशिश करें और अगर वो शॉक में है तो उन्हें वार्म रखें। उनकी कंडीशन में जो भी चेंजेस आते हैं उनको मॉनिटर करें क्योंकि साइन ऑफ सिस्टमिक इनोवेशन जल्दी डेवलप हो सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल पहुंचने पर तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करना जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीवेनम। सबसे पहला ट्रीटमेंट एंटीवेनम का होता है जो वेनम को न्यूट्रलाइज करता है। सांप के स्पीसीज के हिसाब से एंटीवेनम दिया जाता है। अगर सांप का स्पीसीज अननोन हो तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवेनम दिया जाते हैं। एंटीवेनम का डोज रिपीट होता है जब तक विक्टिम में इम्प्रूवमेंट ना दिखे। एंटीवेनम के लिए एलर्जिक रिएक्शन या एनाफिलैक्सिस को मॉनिटर करना ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी एंटीवेनम सीवियर एलर्जिक रिएक्शन भी दे सकते हैं। सपोर्टिव केयर। एंटीवेनम के अलावा स्नेक बाइट विक्टिम को इंट्रावेनस फ्लूइड दिए जाते हैं जिससे उनका ब्लड प्रेशर रिस्टोर हो सके, डिहाइड्रेशन मेंटेन हो और किडनी फंक्शन को सपोर्ट हो। सीवियर केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी ज़रूरी हो सकते हैं जैसे ब्लीडिंग या क्लॉटिंग प्रॉब्लम के लिए। पेन मैनेजमेंट। स्नेक बाइट विक्टिम को काफ़ी पेन होता है स्पेशली अगर वेनम साइटोटॉक्सिक हो। पेन रिलीफ के लिए अप्रोप्रिएट मेडिकेशन जैसे ओपियोइड्स या एनेसाइड्स दिए जाते हैं। वुंड केयर। वुंड साइट को ध्यान से मॉनिटर करना जरूरी है ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। क्लीनिंग द बाइट साइट। वुंड को जेंटली क्लीन करें पर स्क्रबिंग ना करें क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो सकता है। डिब्राइडमेंट। अगर टिश्यू नेक्रोसिस हो जाती है तो अफेक्टेड एरिया को सर्जिकल डिब्राइडमेंट से क्लीन करना ज़रूरी होता है। अगर टिश्यू डैमेज बहुत ज़्यादा हो तो एम्पुटेशन भी ज़रूरी हो सकती है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस। अगर इन्फेक्शन का रिस्क हो तो एंटीबायोटिक दिए जाते हैं स्पेशली जब टिश्यू डैमेज एक्सटेंसिव हो। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड रिकवरी। विक्टिम को आईसीयू या इमरजेंसी केयर में कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करना जरूरी है। मॉनिटरिंग फॉर सिस्टमिक इफेक्ट्स। रेगुलरली वाइटल साइंस जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करते रहना चाहिए। अगर विक्टिम में रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या कार्डियक अरिथमिया हो मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ सकती है। न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन। न्यूरोटॉक्सिक वेनम के केस में फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत हो सकती है ताकि मसल स्ट्रेंथ और मोबिलिटी रिकवर हो सके। साइकोलॉजिकल सपोर्ट। स्नेक बाइट का ट्रॉमा बहुत सीवियर हो सकता है तो काउंसलिंग दी जाती है ताकि विक्टिम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से कोप कर सके। अगर आप स्नेक बाइट का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और मैनेजमेंट करते हैं तो विक्टिम की सर्वाइवल और रिकवरी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है मेडिकल हेल्थ तक जल्दी पहुंचना और काम रहना क्योंकि क्विक एक्शन से जान बचाई जा सकती है। तो दोस्तों आपने देखा कि स्नेक बाइट के बारे में कितनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने कवर की है। आपको पता होना चाहिए कि यह एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है लेकिन अगर हम सही नॉलेज और प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ अप्रोच करें तो स्नेक बाइट काफ़ी मैनेजेबल हो सकता है। इसलिए मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को समझ सके और कभी अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो वो समझ सके कि उन्हें किस तरह से रिएक्ट करना है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स का भी हमेशा इंतज़ार रहेगा। तो अगर कोई सवाल हो या कोई और टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइए। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम और ऐसे इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। आप सबका धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए।